हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल BTUP स्टडी पॉइंट में। अब फ्रेंड बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक के इंट्रेंस एग्जाम। जैसा कि दोस्त यहाँ पे आप सभी को पता होगा, लगातार आपका यहाँ पे टेस्ट चल रहा है। आज दोस्त आपका फिजिक्स का टेस्ट है, जिसमें टोटल यहाँ पे आपको पूरे 13 क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से। तो जैसे ही दोस्त मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूँ तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताने हैं। और दोस्त इसमें खास बात यह है कि क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जितने पॉइंट यहाँ पे मिलेंगे, सभी यहाँ पे टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे, जिससे दोस्त आपकी यहाँ पे जानकारी बढ़ जा सकती है। और दोस्त क्या होगा, उसके साथ साथ अगर आपको इससे अगर पॉइंट जो बता रहे हैं इंट्रेंस एग्जामिनेशन में इस पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं, तो वहाँ पे दोस्त क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्त यहाँ पे टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और जो भी यहाँ पे नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो सभी लोग दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिएगा, जिससे दोस्त आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे लगातार मिलती रहे। तो यहाँ पे दोस्त टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज का दोस्त आपका जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, फिर आप जाइएगा कमेंट बॉक्स में और आंसर दीजिएगा। यहाँ पे दोस्त पहला क्वेश्चन है, बर्नौली का प्रमेय इस किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो जल्दी से दोस्त आप बताइए कि बर्नौली का जो बर्नौली साहब ने प्रमेय दिया था, उन्होंने वो सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से दोस्त ऑप्शन 4 है यहाँ पे, देख लीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें आंसर करके बताइए। तो आशा करते हैं दोस्त सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ही करेक्ट दिए होंगे। ये दोस्त आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा कि जो हमारा बर्नौली का प्रमेय है, सिद्धांत है, वो हमारा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे दोस्त? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बी दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे बी को आंसर बताया है, उनका दोस्त यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। यहाँ पे दोस्त आप अपनी जानकारी को माप सकते हैं कि आपकी जो तैयारी है वो आपकी किस टाइप से यहाँ पे चल रही है। तो सभी क्वेश्चन का आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और जैसे ही दोस्त यहाँ पे पूरे आपको 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, तो लास्ट में दोस्त आपको बताना है कि आपने 13 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को यहाँ पे सही किया, जिससे दोस्त आपको भी अंदाजा लग सके कि हमारी जो तैयारी है वो किस टाइप से चल रही है। और जितने टेस्ट में क्वेश्चन बोल रहे हैं दोस्त, जितने आपको क्वेश्चन ले रहे हैं, सभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्त यही बात कर, मैंने यहाँ पे बताया कि जो बर्नौली का प्रमेय है वो आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यही दोस्त अगर हम सांतत्य समीकरण की बात करें, जिसे हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन कहते हैं, अगर इसकी बात करें, अविनाशिता या द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे दोस्त? द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो आपका सांतत्य समीकरण होता है, जिसे हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन कहते हैं। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, जिससे दोस्त आपको एंट्रेंस एग्जाम में सहायता मिल सके। अगर आपको इस पॉइंट से भी क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे, तो आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलते हैं दोस्त यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, जिसमें दोस्त यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। जल्दी से दोस्त ऑप्शन को रीड करिए और कमेंट बॉक्स में हमें आंसर करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्त यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है, मैं यहाँ पे करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी होगा। वो आपका जो अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन किरचॉफ के नियम पर आधारित है। इसका दोस्त यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे सी को आंसर बताया है, उनका दोस्त यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। तो दोस्त आपके लिए क्वेश्चन मैंने बताया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट सीरीज से देखेंगे तो ऐसा क्वेश्चन दोस्त कहीं भी नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्त सभी बेसिक पॉइंट यहाँ पे क्लियर करते हुए चलेंगे। अगर दोस्त आपको कहीं से भी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ पे दोस्त आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोस्त यहाँ पे बात करें कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह जो कथन था आपका किरचॉफ के नियम पे, किरचॉफ लॉ पर आधारित था। जो आपका किरचॉफ का नियम था वो क्या था दोस्त? किसी निश्चित ताप पर दी हुई तरंगदैर्घ्य के लिए सभी वस्तुओं की उत्सर्जन क्षमता तथा अवशोषण क्षमता की जो निष्पत्ति होती है वो आपका एक ही होती है। ठीक है, इन्होंने अपने नियम में कहा, किरचॉफ के नियम में। और क्या बताया दोस्त? बताया कि उसी ताप पर एक आदर्श कृषिका की उत्सर्जन क्षमता के बराबर होती है। जो आपका यहाँ पे बताया उन्होंने कि जो उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता की निष्पत्ति एक ही होती है, और यह उसी ताप पर एक
आदर्श कृषिका की उत्सर्जन क्षमता के बराबर होती है। अगर दोस्त यहाँ पे बात करें किरचॉफ का नियम, तो किरचॉफ के नियमानुसार लाल रंग की वस्तु को गर्म करने पर हरा प्रकाश उत्सर्जित होती है। कैसा दोस्त? हरा प्रकाश उत्सर्जित होती है। अगर दोस्त यहाँ पे आदर्श पिंड की बात करें तो आदर्श पिंड की अवशोषकता अर्थात अवशोषण क्षमता जो होती है वो आपकी 1 होती है। कितनी दोस्त? 1 होती है। लगातार यहाँ पे आपको क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा रहा है इस समय। अगर आप दोस्त प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे वहां पे ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा कि आदर्श किस पिंड की अवशोषक क्षमता कितनी होती है। तो वहां पे दोस्त आपका एक होता है, ये आपका बहुत तरह आपको घुमा के पूछता है। एक पूछता है दोस्त पूर्ण कृष्ण पिंड की अवशोषक क्षमता क्या होती है, या आदर्श कृष्ण पिंड की अवशोषक क्षमता क्या होती है। तो इससे आपको घबराना नहीं है दोस्त, इसका जो करेक्ट है वो आपका एक ही होता है जो कि इसकी अवशोषक क्षमता होती है। तो आशा करते हैं दोस्त यहाँ पे सभी पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है। एक एक पॉइंट दोस्त आप अच्छी तरीके से कॉपी पेन नोट डाउन करके रखिएगा और एंट्रेंस एग्जाम से पहले सभी पॉइंट को आप पढ़ के जाइएगा एंट्रेंस एग्जाम में, ताकि दोस्त अच्छे से अच्छे नंबर वहाँ पे ला सकें। चलते हैं दोस्त इसी तरह अपने टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। लघु पथन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो इसमें दोस्त आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। जल्दी से ऑप्शन को रीड करिए और कमेंट बॉक्स में जाके दोस्त कमेंट करके आंसर को बताइए। और दोस्त यहाँ पे बता दें, अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक और झारखंड पॉलिटेक्निक कहीं के भी पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट हो तो सिलेबस जो है दोस्त वो आपका लगभग सेम रहता है। इसलिए जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्त आपके सभी पॉलिटेक्निक के लिए इम्पॉर्टेंट है अगर आप एंट्रेंस एग्जाम 2020 में देने वाले हैं। और दोस्त किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो वो आप हमारे जाइए कमेंट बॉक्स में और कमेंट करके हमसे कोई भी क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन वहाँ पे जान सकता है। पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, एंट्रेंस एग्जाम 2020 से रिलेटेड किसी भी चीज़ की जानकारी पाने के लिए दोस्त आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिएगा। तो इसका दोस्त करेक्ट आंसर आप बताइए जल्दी से, फिर मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा इसका आंसर और इसके बारे में कुछ और भी जानकारी दूंगा जिससे आपको एंट्रेंस एग्जाम में सहायता मिल सके। तो इसका दोस्त आंसर की बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी है। लघुपथ अर्थात शॉर्ट सर्किट के समय जो परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है वो आपका बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगर दोस्त यहाँ पे हम बात करें, एक आपका सजीव तार हो गया और एक आपका क्या हो गया, उदासीन तार हो गया। अगर दोनों आपका सीधे संपर्क में आ जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? शॉर्ट सर्किट कहते हैं जब दो तार एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो परिपथ का प्रतिरोध अत्यधिक कम हो जाता है। क्या होता है दोस्त? जब दो तार एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो परिपथ का प्रतिरोध जो होता है दोस्त वो आपका अत्यधिक कम हो जाता है, जिससे तार में अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, जिससे धार में अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है और जो उसका मान होता है दोस्त, धारा का मान, वो आपका वहाँ पे एकदम बढ़ जाता है। अगर दोस्त यहाँ पे बात करें किससे दोस्त, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट से बात करें तो शॉर्ट सर्किट और अतिभारण, ठीक है, दोनों समय तार में अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, यहाँ पे दोस्त अगले पॉइंट पे बात करें तो विद्युत फ्यूज का कार्य विद्युत परिपथ तथा विद्युत सावित्र को अवांछनीय उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को समाप्त करके संभावित क्षति से बचाना है। अर्थात आपने दोस्त देखा होगा यहाँ पे जो आपका विद्युत फ्यूज का यूज होता है, ठीक है, उसका कार्य क्या है दोस्त, वो आपका क्या है, विद्युत परिपथ को जो आपका विद्युत साधित्र लगा हुआ है उसको अवांछनीय उच्च विद्युत ऊर्जा के प्रवाह को समाप्त करके क्या करता है, अपने संभावित क्षति को बचाता है, जिससे आपका जो इलेक्ट्रिसिटी उपकरण जो लगा होता है वो आपका खराब होने से बच जाता है। ठीक है, तो सभी जानकारी दोस्त पॉइंट जितने भी बताएं आप सभी लोग कॉपी पे नोट डाउन करिएगा, जिससे दोस्त आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सहायता मिल सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो आपका सी था। जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ के सी को आंसर बताया उनका दोस्त यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। और दोस्त आपको बता दें पूरे यहाँ पे 13 क्वेश्चन है, 13 में से दोस्त यहाँ पे अगर कोई 8 भी क्वेश्चन सही कर रहा है तो वो दोस्त उसकी तैयारी जो है वो यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, क्योंकि जितने आपके क्वेश्चन हैं 13 क्वेश्चन जितने आपके क्वेश्चन हैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे टॉप क्वेश्चन है।
ठीक है। कैसे हैं दोस्त, यहाँ पे टॉप क्वेश्चन है। अगर दोस्त आप 8वीं क्वेश्चन को यहाँ पे सही करते हैं तो यहाँ पे दोस्त समझिएगा कि हमारी जो तैयारी है वो सही चल रही है। यहाँ पे अच्छा तो नहीं कह सकते दोस्त यहाँ पे, लेकिन सही कह सकते हैं। अगर आपकी 8 क्वेश्चन यहाँ पे सही सही बता रहे हैं, सभी लोग दोस्त कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को यहाँ पे सही किया। चलते हैं दोस्त यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, पारा मरकरी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो जल्दी से दोस्त आप, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी है, चालन द्वारा। जो आपका मरकरी है वो आपका चालन द्वारा गर्म होता है। किसमें दोस्त? चालन विधि द्वारा गर्म होता है। अगर दोस्त बात करें सभी द्रव की, तो सभी जो द्रव हैं हमारे, वो हमारा संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। किससे दोस्त? संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। लेकिन दोस्त पारा एक ऐसा द्रव्य है, ध्यान से समझिएगा, पारा आपका एक ऐसा द्रव्य है जो कि चालन विधि द्वारा गर्म होता है। ठीक है, किसमें दोस्त? चालन विधि द्वारा गर्म होता है। अगर दोस्त यहाँ पे बात करें, ठोस तथा पारे में ऊष्मा का संचरण केवल चालन द्वारा होता है। अगर दोस्त यहाँ पे ठोसों में बात करें, ठोस और पारा दोनों में क्या है दोस्त? ऊष्मा का संचरण चालन द्वारा होता है। अगर दोस्त यहाँ पे हम गैस की बात करें, गैस और द्रव्य में, तो उसमें जो ऊष्मा का संचरण होता है वो आपका संवहन विधि द्वारा होता है। किसमें दोस्त? संवहन विधि द्वारा होता है, गैसों और द्रव्यों में। अगर हम ठोस की बात करें, ठोस और पारे में, तो इसमें आपका जो ऊष्मा का संचरण होता है ये आपका चालन के द्वारा होता है। किससे दोस्त? चालन विधि द्वारा होता है। ऊष्मा चालकता जो होता है दोस्त, वो आपकी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसमें दोस्त? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर दोस्त यहाँ पे बात करते हैं पृथ्वी का वायुमंडल, ये आपका संवहन विधि द्वारा ही गर्म होता है, जो आपका पृथ्वी का वायुमंडल है। तो जितने दोस्त यहाँ पे पॉइंट बताए हैं, सभी पॉइंट आपके लिए इंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सभी के दोस्त आप कॉपी पे नोट डाउन करिएगा, जिससे दोस्त आपको अगर इंट्रेंस एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर वहाँ पे गेन कर सकते हैं। चलते हैं दोस्त यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे दोस्त अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्त। आशा करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी स्टूडेंट जितने यहाँ पे जुड़े हैं सभी लोग बिल्कुल ही करेक्ट आंसर देंगे। तो जल्दी से दोस्त आप कमेंट बॉक्स में जाइए और आंसर को बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आशा करते हैं दोस्त आप सभी लोगों ने यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बताया होगा। इसका दोस्त जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ए है, अपकेंद्री बल, जो कि दूध से क्रीम निकालने पर। आइए आपका अपकेंद्री बल का ही एक उदाहरण है, दूध से क्रीम निकालना। आपने पहले ही बहुत बार एंट्रेंस यहाँ पे एंटर किया होगा तो आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे दोस्त बात करते हैं दूध से क्रीम निकालने पर जो आपका बल लगता है वो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। क्या आंसर लगता है दोस्त? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिससे हम छदम बल या जड़त्वीय बल भी कहते हैं। किसे दोस्त? अपकेंद्री बल को हम छदम बल या इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? जड़त्वीय बल के नाम से भी जानते हैं। अपकेंद्री बल की दिशा ध्यान से समझिएगा, अपकेंद्री बल की दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है। कैसी होती है दोस्त? अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है, जो आपका अपकेंद्रीय बल की दिशा होती है। अगर दोस्त यहाँ पे बात करें वृत्ताकार पथ, तो वृत्ताकार पथ में अपकेंद्रीय बल केंद्र के बाहर की ओर लगता है। और ध्यान से समझिएगा, जो आपका वृत्ताकार पथ में जो आपका अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल केंद्र से बाहर की ओर लगता है, और अभिकेंद्रीय बल जहाँ से एक देखेंगे तो ये आपका केंद्र हो गया। ठीक है, तो मैंने बताया जो आपका अपकेंद्रीय बल होता है वो आपका केंद्र से बाहर की ओर लगता है, और जो आपका अभिकेंद्रीय बल होता है वो आपका केंद्र की ओर लगता है। कैसे दोस्त? केंद्र की ओर लगता है जो आपका अभिकेंद्रीय बल होता है। अगर दोस्त यहाँ पे बात करें अपकेंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल मशीन को, तो वो उसमें कौन सा बल लगता है? वो वहाँ पे आपका अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। किसमें दोस्त? सेंट्रीफ्यूगल मशीन में आपका अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। तो आशा करते हैं दोस्त यहाँ पे इससे रिलेटेड आपके सभी यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गए हैं। तो इसका दोस्त करेक्ट आंसर ए था। जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे ए को आंसर बताया था उनका दोस्त यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर था। तो चलते हैं दोस्त यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान से देखिएगा,
क्वेश्चन है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो क्या अपरिवर्तित रहेगा दोस्त? चारों ऑप्शन में कौन सा करेक्ट होगा? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में जाइए और आंसर को बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आशा करते हैं दोस्त यहाँ पे आप सभी लोगों ने आंसर को बता दिया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर दोस्त आप वस्तु की मात्रा को बदलेंगे तो उसमें जो आपका डेंसिटी होगा वो आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। डेंसिटी अपरिवर्तित होगा, जबकि उसका भार क्या होगा? चेंज हो जाएगा। द्रव्यमान भी चेंज हो जाएगा, आयतन भी चेंज हो जाएगा, लेकिन दोस्त उसके जो डेंसिटी होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्त डेंसिटी क्या होता है यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा। किसी वस्तु के एकांक आयतन में निहित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं, जिसे हम डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी को दोस्त आप यहाँ पे डी से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला होता है दोस्त D = m/v। बहुत बार दोस्त आपको फार्मूला यूज होता है। और यहाँ पे घनत्व इक्वल टू डायरेक्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि घनत्व का फार्मूला बताइए, कि घनत्व इक्वल टू क्या होता है? वो आपका द्रव्यमान बटे आयतन होता है। जहाँ पे दोस्त m आपका क्या है? यहाँ पे m आपका द्रव्यमान है और v क्या है? वॉल्यूम आयतन है, ठीक है। d आपका क्या है? घनत्व है, ठीक है। तो ये आप फार्मूले को याद रखिएगा, D = m/v, अर्थात यहाँ पे डेंसिटी इक्वल टू ये आपका क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ये आप पॉइंट याद रखिएगा। तो अगले पॉइंट पे दोस्त यहाँ पे बात करते हैं जो आपका कमानीदार तुला होता है। अगर दोस्त यहाँ पे बात करें वस्तु का वेट, ठीक है, तो वस्तु का वेट को हम किससे मापते हैं? कमानीदार तुला से, ठीक है। अगर दोस्त यही हम द्रव्यमान की बात करें कि वस्तु का मास किससे मापेंगे, तो वो हमारा भौतिक तुला द्वारा मापते हैं। किसे दोस्त? भौतिक तुला द्वारा मापते हैं। और दोस्त एक फार्मूला आपने यहाँ पे और सुना होगा। फार्मूला क्या है? एक पॉइंट और देखिएगा यहाँ पे। पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल द्वारा अपनी ओर आकर्षित करती है उस बल को ही वस्तु का भार कहते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया दोस्त? यहाँ पे पृथ्वी किसी वस्तु को अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल किसे करती है? गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर आकर्षित करती है, उस बल को ही हम क्या कहते हैं? वस्तु का भार कह सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्त? यहाँ पे फॉर्मूला होता है W = mg। आप सभी लोगों ने यहाँ पे पढ़ा होगा। अर्थात यहाँ पे भार इक्वल टू द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। ये आपका G क्या है दोस्त? यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण है और m आपका द्रव्यमान है और W दोस्त यहाँ पे क्या है? वो आपका वेट है, भार है। तो ये आप फार्मूला याद रखिएगा। इसका भी दोस्त आपको एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलते हैं दोस्त यहाँ पे। आशा करते हैं सभी डाउट यहाँ पे आपके क्लियर हो गए हैं। इसका दोस्त जो आपका करेक्ट आंसर था वो आपका ए था। जिस भी स्टूडेंट ने दोस्त यहाँ पे ए को आंसर बताया वहाँ पे दोस्त उसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। और दोस्त यहाँ पे आपको इसलिए दोस्त यहाँ पे सभी क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट दोस्त इसलिए बता रहा हूँ। अब बहुत से स्टूडेंट का यहाँ पे क्वेश्चन था कि यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, तो दोस्त यहाँ पे बताना चाहेंगे आपका बिल्कुल ही यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट हो रहा है। एक क्वेश्चन से रिलेटेड मैं दोस्त यहाँ पे आपको 5 से 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन से रिलेटेड 5 से 10 क्वेश्चन। अगर दोस्त इन्हीं टॉपिकों को आप पढ़ेंगे, इन्हीं जो टॉपिक बता रहे हैं, अगर आप इसी टॉपिक को नोट करते हैं तो इंट्रेंस एग्जाम में दोस्त इसी टॉपिक से ही क्वेश्चन बनते हैं, न कि आपको ये ऐसा क्वेश्चन देखने से मिलता है, ठीक है। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि रिपीटेड में आते हैं और बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो कि मैं अभी जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे क्या करना है दोस्त? आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको कॉपी पे नोट डाउन करना है और एंट्रेंस एग्जामिनेशन से पहले आपको वही टॉपिक वहां पे पढ़ के जाना है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको पॉइंट आपको समझ में आ गया। मैं क्या कहना चाहता हूँ दोस्त, ये आपको भली भांति समझ में आ गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो आपका ए था। डेंसिटी इसका अपरिवर्तित, अर्थात इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो चलते हैं दोस्त यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पे ध्यान से देखिए। 1 एम्पियर का मान होता है, तो 1 एम्पियर का मान क्या होता है दोस्त? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में जाइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करके बताइए कि इसका क्या होगा। आशा करते हैं दोस्त आप सभी लोगों ने इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दिया होगा यहाँ पे। तो इसका दोस्त जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ए है। 1 कूलाम प्रति सेकेंड इसका आंसर है, जो आपका 1 एम्पियर की वैल्यू होता है, या हम दोस्त इसे कह सकते हैं 1 वोल्ट प्रति ओम, ठीक है। अगर दोस्त यहाँ पे हम एसआई मात्रक की बात करें तो ये जो आपका एम्पियर होता है, एम्पियर होता है, ध्यान से समझिएगा, एम्पियर जो होता है वो आपका विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है।
किसका दोस्त? विद्युत धारा का जो आपका एसआई मात्रक होता है वो आपका एम्पियर होता है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अगर दोस्त यहाँ पे हम बात करते हैं विद्युतशीलता का विमीय सूत्र, तो विद्युतशीलता को विमीय सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, इसको भी आप नोट करिए। अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम में आ रहा है तो आप वहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका विद्युतशीलता का जो आपका विमीय सूत्र होता है m-1 L-3 T पे पावर 4 A पे पावर 2 स्क्वायर, एरिया का स्क्वायर, ये आपका होता है किसका दोस्त? विद्युतशीलता का। जितने पॉइंट बताएं दोस्त सभी आप ध्यान से रखिएगा और एक जगह दोस्त कॉपी पे नोट डाउन करते चलिए। तो इसका दोस्त जो आपका करेक्ट आंसर था यहाँ पे ए था। जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे ए को आंसर बताया था उनका दोस्त यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्त यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे स्थिर आवेश द्वारा क्या उत्पन्न होता है। तो जल्दी से दोस्त आप चारों यहाँ पे आंसर को पढ़िए, जो आपके ऑप्शन 4 दिए हुए हैं इसको पढ़िए और बताइए कि करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो दोस्त यहाँ पे बात करते हैं इसकी करेक्ट आंसर की। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ए है, केवल विद्युत क्षेत्र। जब हम दोस्त यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, स्थिर आवेश द्वारा केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है दोस्त? स्थिर आवेश द्वारा आपका केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है यदि आवेश समान चार्ज से गतिमान है तो विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, मैंने क्या बताया दोस्त? स्थिर आवेश द्वारा केवल आपका वहां पे विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न होता है यदि आपका जो आवेश है दोस्त वो आपका समान चाल से गतिमान है, तो वहां पे आपका विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र ही उत्पन्न होता है। अगर दोस्त दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे बात करें, यदि आवेश त्वरण के साथ गतिमान है, ध्यान से समझिएगा, यदि आवेश जो है वो आपका त्वरण एक्सीलरेशन के साथ गतिमान है तो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के साथ साथ उसमें से ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता है। किसका दोस्त? ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता है अगर आपका जो आवेश है वो आपका एक्सीलरेशन के साथ गतिमान है। तो किसमें दोस्त? एक्सीलरेशन के साथ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न होने के साथ साथ उसमें क्या है, ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता है। ठीक है, अगले दोस्त पॉइंट पे बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्वार्कों से मिलकर बने होते हैं। किसके दोस्त? यहाँ पे क्वार्कों से मिलकर बने होते हैं, CuArks। ठीक है, इससे आपका मिलकर बने होते हैं जो आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पॉइंट आप याद रखिएगा जितने आपको पॉइंट बता रहे हैं। तो इसका दोस्त आपका जो करेक्ट आंसर था वो आपका ए था। जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे ए को आंसर बताया था उनका दोस्त यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। और दोस्त मैं यहाँ पे बार बार आपको बता रहा हूँ कि आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने यहाँ पे 13 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, जिससे दोस्त यहाँ पे आपको भी पता चल सके और हमें भी पता चल सके कि दोस्त आपकी जो तैयारी है वो यहाँ पे किस तरह से आप कर रहे हैं। तो चलते हैं दोस्त यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, पानी के अंदर हवा का बुलबुला व्यवहार करता है। तो किस तरह का व्यवहार करता है? आप चारों ऑप्शन को पढ़िए और आंसर को आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए है, वो आपका अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। जो पानी के अंदर हवा का बुलबुला होता है वह आपका अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस की भांति व्यवहार करता है। लेकिन जो दोस्त आकार होता है वो आपका कॉन्वेक्स लेंस की तरह होता है। जो उसका आकार होता है दोस्त वो आपका कॉन्वेक्स लेंस की तरह होता है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह होता है। लेकिन दोस्त अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपका हवा का बुलबुला वो आपका अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अगर दोस्त यहाँ पे देखें कि उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस से रिलेटेड अवतल लेंस, ध्यान से समझिएगा, अवतल लेंस की जो आपकी फोकस दूरी होती है वो आपकी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। कैसी होती है दोस्त? ऋणात्मक होती है। अगर यही दोस्त बात करते हैं उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो सदैव आपका क्या होती है? धनात्मक होती है। कैसा होती है दोस्त? वो आपका धनात्मक होती है। अगर दोस्त यहाँ पे बात करें उत्तल लेंस का प्रयोग, तो उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ करते हैं? सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फोटो कैमरा, फिल्म, प्रोजेक्टर आदि में किया जाता है, जो आपका उत्तल लेंस है। ठीक है, तो जितने पॉइंट बता रहे हैं दोस्त सभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ए दोस्त इसका भी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर था। जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे ए को आंसर बताया था
उनका दोस्त यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर था। तो चलते हैं दोस्त यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्त बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे दोस्त पूछ रहा है मृग मरीचिका या मृग तृष्णा का उदाहरण क्या है। तो जल्दी से दोस्त आप ऑप्शन को पढ़िए और आंसर को आप बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आशा करते हैं दोस्त बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सभी स्टूडेंट ने यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बताए होंगे। इसका दोस्त जो आपका करेक्ट आंसर था वो आपका ए था। ये किसका उदाहरण है, ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। जो आपका मृग मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए ध्यान से समझिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और उसके लिए दोस्त क्या होना चाहिए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। जो आपका आपतन कोण है उसका मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, तभी आपका वहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव होगा। अगर दोस्त यहाँ पे बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर की, तो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ये आपका पूर्ण परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है। और दोस्त यहाँ पे बात करते हैं मरीचिका की, तो रेगिस्तान में जो मरीचिका बनने से यात्रियों को दूर से पेड़ के साथ साथ उसका उल्टा प्रतिबिंब भी दिखाई देता है। इसका जो कारण है दोस्त वो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ही कारण है, जिसे हम मरीचिका कहते हैं। आपको बहुत बार पूछा गया है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, और यहाँ पे इंटरमीडिएट आपने किया होगा तो यहाँ पे इंटर के भी बुक्स में आपको यहाँ पे मरीचिका मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्त अगले पॉइंट की बात करते हैं, बहुत से ठंडे देशों में, अगर दोस्त यहाँ पे ठंडे देशों में जो बात करते हैं तो मरीचिका बनने से समुद्र में या बर्फ के क्षेत्रों में जो दूर की वस्तुएं होती हैं उनका जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है दोस्त, वायु में उल्टा दिखाई देता है। कैसा दोस्त, उल्टा दिखाई देता है। तो उसका जो रीजन है, कारण है जो उसका, वो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मरीचिका कहते हैं। तो आशा करते हैं सभी यहाँ पे पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। तो इसका दोस्त करेक्ट आंसर आपका ए था। जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे ए को आंसर बताया था उनका दोस्त यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर था। चलते हैं दोस्त यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है। तो जल्दी से दोस्त आप कमेंट बॉक्स में जाइए और आंसर बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्त यहाँ पे आंसर की बात करते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी है, ओम-1 मीटर-1 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका दोस्त ध्यान दीजिएगा, जो आपका विशिष्ट चालकता होता है, कि विशिष्ट चालकता क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं, जिसे हम स्टेफिक कंडक्टिविटी कहते हैं, जिसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और फॉर्मूला होता है दोस्त सिग्मा इक्वल टू 1/में रो। क्या होता है दोस्त, सिग्मा इक्वल टू 1/में रो होता है, अर्थात इससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसका दोस्त बिल्कुल ही जो आपका करेक्ट आंसर था वो आपका सी था यहाँ पे। अगर दोस्त यहाँ पे बात करते हैं चालकता, तो चालकता का मात्रक जो होता है वो आपका सीमेन, क्या होता है दोस्त, मोह या सीमेन होता है। किसका दोस्त, चालकता का मात्रक, ठीक है, कंडक्टिविटी, ठीक है, इसका जो मात्रक होता है वो आपका सीमेन होता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। चलते हैं दोस्त यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है। तो जल्दी से दोस्त ऑप्शन को पढ़िए, चारों ऑप्शन को, और बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो आशा करते हैं सभी स्टूडेंट यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बता रहे हैं। तो इसका दोस्त जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका डी है, घटेगा। अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ का जो गलनांक होगा वो आपका क्या है, वहाँ पे दाब बढ़ाने पर घटेगा। जैसे अगर हम यहाँ पे दाब किसका किसका दोस्त, यहाँ पे दाब बढ़ाने पर बर्फ का जो गलनांक होगा वो आपका घटता है, जो ठोस पदार्थ गलने पर सिकुड़ते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो ठोस पदार्थ
गलने पर सिकुड़ते हैं उनका गलनांक दाब बढ़ने पर घटता है। जैसे क्या, जैसे एग्जाम्पल में देखिए दोस्त, यहाँ पे बल्ब, ढलवा लोहा, इस सब इत्यादि, इनको दोस्त जो अब आप दाब बढ़ाएंगे तो इनका क्या हो जाएगा, जो आपका गलनांक होगा वो क्या होगा, घटेगा। ठीक है, जो ठोस, ध्यान से समझिएगा दूसरे पॉइंट यहाँ पे, जो ठोस पदार्थ गलने पर आयतन में बढ़ते हैं उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। जैसे नेप्थलीन, मोम, ये सब क्या है दोस्त, अगर आप इनको गलाएंगे तो इनका आयतन क्या होगा, आयतन में वृद्धि होगा। जब इनके गलनांक दाब के बढ़ाने पर बढ़ेगा तो इनका जो गलनांक दाब होता है वो आपका बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है। दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम किसी पदार्थ में कोई भी अशुद्धि मिला देंगे तो उसका जो गलनांक होगा वो आपका घट जाता है। ठीक है, कोई भी पदार्थ है दोस्त, अगर आप उसमें क्या कहेंगे, अशुद्धि मिला देंगे तो वहाँ पे जो उसका गलनांक होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जो आपकी मेल्टिंग पॉइंट होगी, मेल्टिंग टाइम होगा, वो आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका दोस्त जो आपका करेक्ट आंसर था वो आपका डी था। चलते हैं दोस्त यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्वनि का तारत्व पिच किस पे निर्भर करता है। तो ऑप्शन दोस्त 4 है। जल्दी से दोस्त आप कमेंट बॉक्स में जाइए और आंसर को बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्त इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका डी है। ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। अगर दोस्त यहाँ पे आप ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाएंगे तो उसके तारत्व का भी वो क्या बढ़ेगा, पिच भी उसका बढ़ेगा। अगर आप यहाँ पे आवृत्ति को बढ़ाते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो उसके जो आपका वहाँ पे तारत्व है, पिच है, वो भी आपका क्या है, बढ़ेगा। अगर दोस्त यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं तो ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। किस पे दोस्त, एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती हैं जो आपकी ध्वनि की तीव्रता है। ठीक है, अगले पॉइंट पे दोस्त बात करते हैं यहाँ पे, ध्वनि का वह लक्षण जिसे ध्वनि को मोटा या पतला या तीक्ष्ण की कहा जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं, तारत्व कहते हैं। ठीक है, ध्वनि की चाल पर आवृत्ति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका दोस्त जो आपका करेक्ट आंसर था वो आपका डी था। जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे डी को आंसर बताया था उनका दोस्त यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर था। तो अभी आपका टोटल यहाँ पे 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आप दोस्त जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में और बताइए कि आपने यहाँ पे 13 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही कर पाए हैं। तो आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जितने भी यहाँ पे नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो सभी लोग क्या करिएगा दोस्त, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में आप शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि दोस्त और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सकें और क्लासेस को दोस्त एक बेहतर क्लासेस को बनाया जा सके यहाँ पे। तो आशा करते हैं सभी यहाँ पे आज का वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्त तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में आप शेयर जरूर करिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।